अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीफ जो कि हमारे पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 का सेकंड यूनिट है, तो उसके हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाके आप इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उसमें हमने वैल्यूज़ क्या होती है, बिलीफ क्या है, हमारे पास हमारे बिहेवियर पे डिफरेंट वैल्यूज़ और बिलीफ का जो इफेक्ट क्या होता है, इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू जो है वो हमने उस लेक्चर में कवर किए हैं। यहाँ हम आ जाते हैं मोटिवेशनल वैल्यूज़ में। देखो, वो हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल वैल्यू जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें स्टिमुलेट करते हैं एक काम करने के लिए। अगर हम मिसाल ले लें नर्सिंग स्टूडेंट्स की, तो अगर नर्सिंग स्टूडेंट में कोई भी किसी प्रैक्टिस को वो अहमियत दे कि मैंने प्रैक्टिस सीखनी है, कल को मुझे जो है ये मेडिकल नर्सिंग प्रोसीजर भी आएंगे, मैं केयर भी लोगों को प्रोवाइड कर सकूंगा और मैं सही से मुझे अच्छी जॉब मिलेगी और मैं अच्छे से पैसे कमाऊंगा। तो अगर ये इन चीज़ों को आप वैल्यूज़ देते हो, आप प्रैक्टिस वगैरह को वैल्यू देते हो, तो आप मोटिवेट होते हो। तो आपकी रास्ते में जो हर्डल्स वगैरह आती हैं वो आपको जो है इफेक्ट नहीं कर सकती। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यूज दैट स्टिमुलेट डिजायर एंड एनर्जी इन पीपल to continually interested and committed to a job role or subject or to make an effort to attain a goal। देखो, जब आप में मोटिवेशन नहीं होती या आप में मोटिवेशनल वैल्यूज नहीं होती, तो या तो आप वो जॉब कर ही नहीं सकेंगे, या आप करते हैं तो वो जॉब में आपको इंटरेस्ट नहीं होगी। तो वो इंटरनल या एक्सटर्नल वैल्यूज़ कि हम किसी चीज़ को अहमियत देते हैं कि हाँ मैंने ये काम करना है, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको स्टिमुलेट करे, जो आप में डिज़ायर प्रोड्यूस करे, जो आपको एनर्जाइज्ड करे एक जॉब करने के लिए, एक प्रैक्टिस करने के लिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको पूरी करने के लिए, तो वो हमारे पास आ जाता है मोटिवेशनल वैल्यूज़। मोटिवेशनल वैल्यूज़ में हमारे पास आ जाते हैं अचीवमेंट्स। तो जब आप किसी चीज़ की अचीवमेंट करते हैं तो वो ज़ाहिर बात है वो आपके लिए मोटिवेशनल का सबब हो जाता है। पर्सनल सक्सेस थ्रू डिमॉन्स्ट्रेटिंग कॉम्पिटेंस अकॉर्डिंग टू द सोशल स्टैंडर्ड। ये ऐसे है कि देखो, जब भी हम माशरे में कोई अचीवमेंट करते हैं या हम कोई डिग्री लेते हैं या हम कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, तो अगर वो सोशल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम किसी चीज़ की अचीवमेंट करते हैं तो वो चीज़ फिर हमारे पास मोटिवेशनल हो जाती है। नर्सिंग की अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर आप इस काबिल हो जाए कि किसी को आप IV लाइन या किसी को आप मेडिकल या नर्सिंग प्रोसीजर कर सकते हैं, तो क्या होता है कि ये आपकी अचीवमेंट में आ जाता है, तो ये आपके लिए फिर मोटिवेशनल का सबब हो जाता है। हिडोनिज्म, ये जो डिफिनीशन है ये आप MCQs के लिए याद रख लें, क्योंकि इसे आपके बहुत से MCQs आते हैं। ये डायरेक्टली डिफिनीशन लेके वहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं और इससे आपके MCQs आते हैं। अब हमारे पास है हिडोनिज्म, प्लेजर एंड सेंसस ग्रेटिफिकेशन फॉर वन सेल्फ। देखो, जब आप कोई काम कर लें और वो काम आप सही तरीके से अंजाम दे दे तो आप खुश हो जाते हैं, आप फ़ख्र महसूस करते, तो इसे कहते हैं हिडोनिज्म। कि जब भी हम कोई काम कर लेते या कोई प्रोसीजर सीख लेते या कोई भी अचीवमेंट कर लेते हैं और हम अंदर अंदर खुश होते हैं, खुशी महसूस करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं, तो फिर वो हमारे पास आ जाते हैं हिडोनिज्म में। स्टिमुलेशन, इसके बाद स्टिमुलेशन जैसे कि नेम से भी ज़ाहिर है, एक्साइटमेंट, नॉवेल्टी एंड चैलेंज इन लाइफ। कि जब आप किसी चीज़ को चैलेंज ले लेते हैं या आप किसी चीज़ के लिए एक्साइट होते हैं या आप किसी चीज़ के इनफोर्स होते हैं, तो आप स्टिमुलेट हो जाते हैं और आप वो काम परफॉर्म करने के लिए आप इंतहाई ज़्यादा मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो इसे कहते हैं स्टिमुलेशन। इसके बाद सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ डायरेक्शन इंडिपेंडेंट थॉट एंड एक्शन, चूजिंग, क्रिएटिंग, एक्सप्लोरिंग। सेल्फ डायरेक्शन किसे कहते हैं कि आप जो भी काम करें अपनी मर्जी के मुताबिक पर करें, सही है। आप जो है अपनी मर्जी के मुताबिक अपना वे ऑफ लाइफ चूज़ करें, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी प्रोसेस वगैरह आप चूज़ करें, उसको किस तरह सरंजाम देना है वो भी आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक हो, तो आप सेल्फ डायरेक्टेड हो जाते हैं और ये चीज़ आप में मोटिवेशन पैदा कर लेती है। ये मोटिवेशनल वैल्यू में आता है, क्योंकि जो लोग सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं वो अब सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और ये उनकी मोटिवेशनल वैल्यूज़ हैं जो उनको हर स्टेप पे मोटिवेट करती है।
power, social status and precise control or dominance over the people and resource. इसके बाद आ जाते हैं पावर. पावर भी एक मोटिवेशनल वैल्यू है कि जब आप में पावर होती है, जब आप इस कुदरत होते हैं कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक एक काम कर सकते हैं, लोग आपके अंडर काम करते हैं, लोग आपकी बात मानते हैं, आप जो है लोगों पे हुक्म चला सकते हैं, आपका अपना एक स्टेटस होता है. तो आप अगर कोई काम परफॉर्म करें तो उस पे आपको बहुत सी मोटिवेशन मिलती है. इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं कि जब आप नर्सिंग इंस्ट्रक्टर बनते हैं या हेड नर्स बनते हैं तो आपके पास एक पावर आ जाती है, और ये आप उसमें क्या होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोसीजर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी इश्यूज़ वगैरह होते हैं, तो उसके लिए आपकी ये पावर आपके लिए मोटिवेशनल होती है. ये आपको हर स्टेप पे मोटिवेट करती है, क्योंकि लोग जब आपके अंडर काम करते हैं आपको ग्रेटिफिकेशन होती है, आपको हिडोनिज्म होती है, आपको खुशी महसूस होती है, तो कोई भी काम करना आपके लिए फिर मुश्किल नहीं होता. इसके बाद वैल्यूज में है रिचुअल्स. तो रिचुअल क्या है कि रिचुअल इज अ फॉर्मलाइज्ड predetermined set of symbolic action that perform in a particular environment at a regular recurring interval. The set of action that comprise a ritual often include but are not limited to such thing as recitation, singing, group possessions, repetitive dance, एट्सेट्रा. सही है. तो रिचुअल क्या है, रस्मी रिवाज, कि वो चीज़ें जो आपके आबावजात से चली आ रही हैं, जो एक फिक्स पैटर्न के मुताबिक होती हैं, जो एक फिक्स टाइम के मुताबिक होती हैं, वो फिर हमारे पास आ जाती हैं रिचुअल वैल्यूज़. इसकी एग्जांपल यहाँ पे क्या उन्होंने दी है कि हिंदूज परफॉर्मिंग पूजा, जिस तरह मुसलमान तिलावत करते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, तो ये क्या है, ये हमारे पास रिचुअल वैल्यूज़ में आता है. आप इन चीज़ों को अहमियत देते हैं. हर रिलीजन में अपने रिचुअल वैल्यूज होते हैं. सही है. जिस तरह क्या करते हैं कि हिंदू पूजा करते हैं, अब हिंदुओं के मुताबिक पूजा जो है वो उसको इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, तो मुसलमान जो हैं, जो सच्चे मुस्लिम होते हैं, उनके सामने नमाज की एक वैल्यू है, एक अपनी अहमियत है. तो ये हमारे पास रिचुअल वैल्यूज़ में आती हैं कि वो तमाम एक्शन, सिंबॉलिक एक्शन जो आपको आपके आबावजात से चली आ रही है, सही है, जो एक ख़ास पैटर्न के मुताबिक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में आप पढ़ते हैं, सही है, तो वो फिर हमारे पास आ जाता है रिचुअल में. नर्सिंग में हम ये इसलिए पढ़ते हैं कि जब हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करें तो उसकी इस वैल्यू को भी हमने देखना होगा कि अगर कोई पेशेंट हमें कहे कि मैंने नमाज़ पढ़नी है और वो इस काबिल है कि वो मुस्लिम है, कोई वो नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो हमने उसकी इस वैल्यू का ख्याल रखना होगा. फिर हमने उसको अलाउ करना होगा कि हाँ आप नमाज पढ़ सकते हैं. सही है. इसलिए नर्सिंग में हम ये वैल्यू पढ़ते हैं. इसके बाद वैल्यू ट्रांसमिशन. तो वैल्यू ट्रांसमिशन किसे कहते हैं? देखो, ये हमारे आबा व अजदाद नमाज पढ़ते थे, नमाज हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है. हमने किससे सीखा? हमने अपने बड़ों से सीखा. तो ये जो वैल्यूज़ हैं, जिसमें मोटिवेशनल वैल्यूज़ आती हैं, रिचुअल वैल्यूज़ आती हैं, कल्चरल वैल्यू आती हैं, तो ये किस तरह ट्रांसमिट होते हैं जनरेशन बाई जनरेशन, तो वो अभी हम बताते हैं. वैल्यूज़ आर लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस. किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपीरियंस हम करके हम वैल्यूज सीखते हैं. किस तरह के बच्चे बड़ों को देख के आदतें सीखते हैं. जो नमाज पढ़ना है, जो मजहबी अकीदे मजहबी जो वो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो वो बड़ों को देखकर ऑब्जर्व करके सीखते हैं. एक्सपीरियंस से भी हम वैल्यू की ट्रांसमिशन होती है. किस तरह? देखो, हम नर्सिंग स्टूडेंट हैं, हम जब जाते हैं हॉस्पिटल पे स्टूडेंट्स लाइफ में, तो वहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट की केयर की क्या अहमियत है, उसकी केयर हमने कैसे कैसे करनी है. उसके बाद फिर हम एक्सपीरियंस हमारा होता है. जब जितना टाइम आपका नर्सिंग में ज़्यादा होगा, उतनी आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती है, उतना आपको पता होता है कि पेशेंट्स की डिफरेंट वैल्यूज़ कौन कौन सी होती है. डिफरेंट कल्चर्स के पेशेंट को हम कल्चर के मुताबिक जो है केयर प्रोवाइड करेंगे. जो हमारे पास अब अगर एक नर्सिंग स्टूडेंट है, वो हॉस्पिटल पे जाता है, वहाँ पे हिंदू पेशेंट्स होते हैं, तो सीनियर क्या करते हैं कि उन हिंदू पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब, वो नहीं कहते कि आप गाय का गोश्त इस्तेमाल करें. सही है. क्यों? क्योंकि ये उनके मज़हब के ख़िलाफ़ है, कल्चर के ख़िलाफ़ है.
तो आप सीनियर से ये सीख लेते हैं कि वो हिंदू पेशेंट को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर आपका भी एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये थ्रू ऑब्जर्वेशंस और थ्रू ट्रांसमिशन जो है ये थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू एक्सपीरियंस ये हमारे पास ट्रांसमिट होती है जनरेशन टू जनरेशन। लिहाजा आप ये एमसीक्यूज के लिए 2 वर्ड्स याद रख लें। वी एक्यूमुलेट आवर वैल्यूज फ्रॉम चाइल्डहुड वाई टीचिंग एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ आवर पेरेंट, टीचर, रिलीजियस लीडर्स एंड अदर इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल पीपल। यही बात कही है कि हमारी पैदाइश से लेकर मौत तक जो है आप डिफरेंट लोगों से डिफरेंट वैल्यू सीखेंगे। पेरेंट्स से हम सीखते हैं कि हमने जो है किस तरह लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना है, सही है, किस तरह लोगों को हमने गाली वगैरह नहीं देनी, ये हम पेरेंट्स से सीखते हैं। खाना खाने के आदाब वगैरह टीचर से हम सीखते हैं। जो हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं, मजहबी लीडर्स हैं, उससे हम रिलीजियस वैल्यूज सीखते हैं। तो ये जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये हम बचपन से लेके हम सीखते आ रहे हैं और ये हमारे माइंड में एक्यूमुलेट होती हैं। Values are highly influenced by a person, family, socio-culture, environment, peer group। अच्छा, जिस डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट वैल्यूज देते हैं इसमें डिफरेंट फैक्टर इफेक्ट होते हैं। इन्वायरमेंट भी इफेक्ट होते हैं, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट भी इफेक्ट होते हैं, पर्सन की फैमिली भी इफेक्ट होती है और जो उसके फ्रेंड है वो भी इफेक्ट होती है। ये जो वैल्यूज हैं ये इफ़ेक्ट होते हैं पर्सन की फैमिली की वजह से या इन्वायरमेंट की वजह से या पीर ग्रुप की वजह से। किस तरह, अगर हमारे पास एक पर्सन जो है वो किसी और मज़हब का है और वो मुस्लिम्स में आ जाते हैं तो वो जो रिलीजियस वैल्यूज जो उसकी है तो लाजमी बात है उसमें उससे थोड़ी बड़ी कमी बेशी हो सकती है, सही है। दूसरा, हम जब किसी और इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, जो इंडियंस का जो हम इंग्लिश कंट्रीज़ वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे डिफरेंट वैल्यू जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं। वहाँ पे हम ओपनली हर जगह पे मस्जिद नहीं होती जहाँ पे हम रिलीजियस प्रैक्टिस कर ले, सही है। उसके बाद हमारे पास जो हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं जो हेल्थ वाइज प्रैक्टिस होता है तो वो हर जगह पे उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो इंसान की वैल्यूज़ होती हैं उस पे उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स और वो सोशल कल्चर इन्वायरमेंट वो इफ़ेक्ट होता है। For example, if parent consistently demonstrate honesty in dealing, the child will probably begin to value honesty। ये किस तरह कि अगर एक पेरेंट जो है वो बच्चों की केयर करते हैं, उसकी सही से परवरिश करते हैं, उसे कहते हैं कि आपने ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, किसी के साथ किसी को धोखा वगैरह नहीं देना, तो वो बच्चा सीख जाता है और वो फिर हॉनेस्ट पर्सन होता है। तो इस तरह जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उस पे पेरेंट्स, उस पे फ्रेंड्स और इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। सिमिलरली सम कल्चर प्रीफर फोक ट्रीटमेंट ओवर न्यू मेडिसिन विच इज़ लर्न फ्रॉम कल्चर। इस तरह डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं जो क्या कहते हैं, जो कदीमी दवा अद्वियात वगैरह यूज़ करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन पे उनका रिलाई नहीं है, वो घरेलू टोटके वगैरह यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कल्चर जो है, कल्चर उनके वैल्यू पे असर अंदाज हो रहा है, वो कल्चर वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास जो इन्वायरमेंट, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट हो गया, उसका आपके वैल्यूज़ पे बहुत सा इन्फ्लुएंस होता है। वैल्यू इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। बिहेवियर किसे कहते हैं? हमारे तौर तरीके, हमारे आदत वगैरह, तो उस पर वैल्यूज़ इंतहाई ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। किस तरह कि अगर हम किसी चीज़ को वैल्यू ज़्यादा दें तो हम उसको फिर टाइम ज़्यादा देते हैं, उसकी हम केयर करते हैं, उसके हम अच्छे तरीके से उसके साथ पेश आते हैं, और जिस चीज़ की हमारे जहन में वैल्यू नहीं होती फिर हम भी उसकी परवाह नहीं करते। लिहाजा ये हमारे पास जो है क्या है कि हमारे वैल्यू जो है वो बिहेवियर पे इंतहाई ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। वैल्यू कैन हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सन बिहेवियर एज ही और शी ट्राइज टू एमुलेट द कंडक्ट ही और शी होल्ड एज वैल्यूएबल। कहते हैं कि इंसान की जहन में जब जिस चीज़ों की वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करता है उसके जहन को, वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करता है उसके बिहेवियर को, और वो तमाम चीज़ें परफॉर्म करता है और इंतहाई ज़्यादा केयर के साथ परफॉर्म करता है जिसकी उसके जहन में अहमियत होती है।
जिस चीज़ की उसके जहन में कोई अहमियत वगैरह नहीं होती, उसमें वो बिहेवियरल उस जो है अट्रैक्शन भी उसकी तरफ उसकी नहीं होती। वैल्यूज़ आर वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दैट इफेक्ट who we are and how we behave toward other। कहते हैं कि वैल्यू इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। देखो, हम जितने भी हमारे करेक्टर्स हैं, जितने भी हमारे बिहेवियर हैं, फुल बाय फुल वैल्यूज़ पे डिपेंड करती हैं। सही है कि वैल्यू इम्पॉर्टेंट इसलिए है, ये इफेक्ट करते हैं कि हम कौन हैं। अगर इंसान अपने आप को वैल्यू देता है, इंसान ने किसी चीज़ को वैल्यू दी थी, वो उसने मोटिवेट हुआ था, कोई चीज़ परफॉर्म की है उसने, कोई एबिलिटी उसमें है, सही है, तो वो क्या करता थे, वो कौन है, मैं कौन हूँ, सही है, ये बिहेवियर। और दूसरा कि लोगों को किस तरह मैंने लोगों को बिहेव करना है, पेरेंट्स के साथ किस तरह बिहेव करना है, तो ब्रदर सिस्टर के साथ किस तरह बिहेव करना है, कुलीग के साथ किस तरह बिहेव करना है। तो जिस चीज़ की आपके जहन में वैल्यू ज़्यादा होगी, उसी तरीके से आप उसके साथ अच्छे से पेश आएंगे। कंपनीज कैन इन्फ्लुएंस अ पर्सन बिहेवियर विद अ कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स कमेटी एंड पनिशमेंट एंड रिवार्ड सिस्टम। कहते हैं जो कंपनीज होती हैं, जो हॉस्पिटल वगैरह होता है, तो वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं, तो वो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किस तरह करते हैं, या तो कोड ऑफ कंडक्ट से, कि उनको प्रिंसिपल्स वगैरह दे देते हैं कि ये आपके पास ये चीज़ें, ये प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो आपने करने हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, जिस तरह हम अगर नर्सिंग की बात करें कि हमारा पहला मकसद पेशेंट की केयर करना है, हम पेशेंट को इस तरह केयर देंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, उसको नुकसान ना हो। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट से ये जब पढ़ लेते हैं, तो आप डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट वैल्यूज़ दे देते हैं। तो कंपनीज या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो है, कोई भी सिस्टम, वो अपने वर्कर के बिहेवियर को इस तरह इन्फ्लुएंस करता है कि उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट देकर एथिक्स कमेटी या एथिक्स कमेटी वगैरह, इथिकल्स प्रिंसिपल्स वगैरह की वजह से जो है वो अपने वर्कर्स वगैरह को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड पनिशमेंट एंड रिवार्ड सिस्टम, और पनिशमेंट और रिवार्ड सिस्टम की वजह से भी हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पनिशमेंट किस तरह, देखो, अगर एक पर्सन कोई गलत बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है, सही है, जो कि हमें पसंद नहीं है या किसी कंपनी वगैरह को प्रॉब्लम है, तो हम उस पर्सन को दे देते हैं पनिशमेंट। तो जब पनिशमेंट उसको मिलती है, तो नेक्स्ट टाइम वो काम नहीं करता, उसका जो बिहेवियर है वो हमने इन्फ्लुएंस कर लिया कि आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे आपको या इंस्टीट्यूट वगैरह को प्रॉब्लम हो। तो ये पनिशमेंट। दूसरा रिवार्ड, कि अगर किसी पर्सन का कोई बिहेवियर हमें अच्छा लग रहा है और उस पर हम उसको रिवार्ड दें, तो वो अगली दफ़ा इस तरह बल्कि इससे अच्छा बिहेवियर शो करेगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें जो जिससे हम पेशेंट की पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये आप MCQs के लिए ये भी याद रख लें कि एथिक्स कमेटी, पनिशमेंट, रिवार्ड और कोड ऑफ कंडक्ट। इसके बाद समटाइम देयर विल बी अ गैप बिटवीन पर्सन वैल्यूज एंड बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी सच एज रिवार्ड सिस्टम कैन क्लोज द गैप। सही है कि नहीं, कभी कभार हमारे वैल्यूज़ और बिहेवियर में गैप आ जाता है। किस तरह कि अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं या कोई अक्सर नर्सेज वगैरह होती हैं कि वो इंतहाई कॉन्शियस होते हैं कि हमने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना है, उनका दिल भी करता है, वो चाहते भी हैं हमने कि इस पर्सन को केयर प्रोवाइड करना है, लेकिन बिहेवियरली वो इंतहाई सुस्त होते हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो वैल्यूज़ और बिहेवियर के दरमियान गैप आ जाता है। फिर ये गैप किस तरह ख़त्म होता है, इसमें हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज होती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज बनाता है कि रिवार्ड उन्होंने देना है, सैलरी इंक्रीज करें, ये कोई बोनस दे, कोई 1-2 हॉलीडेज दे, उसकी बात माने, उसको कोई ट्रीट वगैरह दे, कि इस तरह कोई भी स्ट्रेटजीज अपनाए ताकि उसके वैल्यूज़ और बिलीव में ये जो गैप आए ये ख़त्म हो जाए। और वो मैक्सिमम जो है रिवार्ड सिस्टम जो है वो हमारे पास यूज़ होता है ये गैप ख़त्म करने के लिए। इफ़ वी ड्रीम समथिंग वैल्यूएबल देन वी डू what we can to emulate that value. If a person values honestly, they will be tried to be honest. If a person values transparency, then they will work hard to transparent. Values are one important element that affect who we are and how we behave toward other. यही बात कहिए कि देखो, अगर पर्सन किसी चीज़ को वैल्यू देता है, वो हानेस्टली से वो चीज़ें परफॉर्म करता है, तो ये बिहेवियर उसका बन जाता है कि वो पर्सन हानेस्ट होता है।
सही है। इस तरह अगर कोई पर्सन अपना जो है जॉब, जो उसकी ड्यूटी है, जो उसका नर्सिंग प्रैक्टिस वगैरह है, अगर उसको क्या ट्रांसपेरेंसी हानेस्टली के साथ जो है उसको परफॉर्म करता है तो फिर ये उसका बिहेवियर बन जाता है। तो जो वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है और हमें इस काबिल बनाती है कि हम क्या हैं, हमने लोगों को किस तरह बिहेव करना है, लोगों को हमने किस तरीके से इम्पोर्टेंस देनी है। सही है। अब प्रोफेशनल वैल्यूज़ फॉर नर्सिस, चूँकि हम नर्सिस प्रोफेशनल नर्सिस हैं, हमारे कुछ प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं। प्रोफेशनल वैल्यूज़ जो प्रोफेशन की तरफ से हमें मिलती हैं, जो एक्सपेक्ट होती हैं हमसे हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूट में, सोसाइटी में। तो इसमें पहला हमारे पास है बी काइंड एंड कंसिडरेट टू दोज फॉर हुम दे प्रोवाइड केयर एंड टू देयर केयरर्स एंड फैमिलीज। कि हम क्या करें कि जो पेशेंट जिसको हमने केयर प्रोवाइड करनी है और पेशेंट के साथ जो उसके अटेंडेंस वगैरह होते हैं तो उनके साथ हमने काइंड रवैये के साथ बर्ताव करना है। उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हमने नहीं करनी, बल्कि सुकून इत्मीनान के साथ हमने उसकी बात करनी है। उसके साथ कोई जो है हमने गलत बात उनको नहीं कहनी, ना उन पे कोई गुस्सा वगैरह करना है। अच्छे तरीके से बी काइंड हमने उनके साथ क्या करना है, फेस करना है, उनको केयर प्रोवाइड करनी है। ये प्रोफेशनल वैल्यूज़ में आता है। सेकंड, लिसन टू एंड वर्क इन पार्टनरशिप विद दोज फॉर हुम दे प्रोवाइड केयर। इसके बाद देखो, जो नर्सिंग फील्ड है या हेल्थ का फील्ड है, ये एलोन कोई कुछ नहीं कर सकता, ये एक टीम वर्क होते हैं। तो वो टीम पर्सन जो उस पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके साथ मिल के हमने उस पर्सन को केयर प्रोवाइड करनी है। तो हम नर्सिंग प्रोफेशन में, ये नर्सिंग प्रोफेशन की डिमांड है हमसे कि प्रोफेशनल नर्स वो होता है कि वो टीम फॉर्म में पेशेंट को केयर प्रोवाइड करता है। सही है, ताकि पेशेंट को अच्छे से अच्छा केयर मिल सके। वर्क कंस्ट्रक्टिवली विद कोलीग टू प्रोवाइड पेशेंट सेंटर्ड केयर, recognizing that multidisciplinary teamwork encourage constructive challenge from all team member, safety focused leadership and culture based on an openness and learning when things go wrong are fundamental to achieve high quality care। देखो, कहते हैं कि जब हम कलेक्टिवली काम करते हैं, जब हमारा टीम वर्क होता है तो उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि हम पेशेंट को पेशेंट सेंटर्ड केयर अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। पेशेंट सेंटर्ड केयर किसे कहते हैं कि वो केयर जो 100% उस पेशेंट को दी जाए। कि जब हम इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट की हर नीड पूरी करते हैं, तो ये हमारे पास पेशेंट सेंटर्ड केयर में आते हैं। तो अगर जब हम मल्टी टीम वर्क या ग्रुप फॉर्म में हम वर्क करेंगे, सही है, तो फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि हम पेशेंट को डिफरेंट एस्पेक्ट से केयर प्रोवाइड करेंगे। उसको सोशल सपोर्ट हो गया, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मेंटल, ये तमाम जो मल्टी डिसिप्लिनरी हम जो क्या करते हैं उसको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा एक टीम वर्क होगा, टीम वर्क के पर्सन को जो है उसमें किसी पर्सन पे दबाव नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा। सही है, इसमें हम जो है लीडरशिप हम में होगी, लीडर्स की बात हम मान के एक दूसरे के साथ टीम वर्क करके हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी हमारे पास प्रोफेशनल वैल्यू है। फॉलो देयर एम्प्लॉइंग आर कॉन्ट्रैक्टिंग बॉडीज प्रोसीजर व्हेन दे हैव कंसर्न अबाउट द सेफ्टी और डिग्निटी ऑफ पीपल रिसीविंग केयर। तो जब हम केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, तो उसमें क्या करना होगा, हमने उसकी क्या करनी है कि उसकी प्राइवेसी का भी हमने ख्याल रखना होगा। वो तमाम चीज़ें जो उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो उसको इफ़ेक्ट कर सकती हैं, तो उससे भी हमने उसको सेफ रखना होगा। जो डिग्निटी, जो उस पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट है, पेशेंट की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका भी हमने ख्याल रखना है। तो सेफ्टी, पर्सन की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सही है, तो ये और उसकी जो प्राइवेसी वगैरह है, तो इन तमाम का क्या करना है, इन तमाम का हमने इसको वैल्यू दे के इसकी केयर हमने करनी है पेशेंट की। बी ओपन एंड हॉनेस्ट विद पीपल रिसीविंग केयर इफ समथिंग गोज रॉन्ग। और
तो हमारे पास अक्सर होते हैं कि मिस्टेक्स हो जाती हैं, हॉस्पिटल्स की मिस्टेक्स हो जाती हैं, या नर्स वगैरह से हेल्थ मेंबर की टीम की तरफ से कोई मिस्टेक हो जाती है, या पेशेंट खुद कोई मिस्टेक कर लेते हैं। तो हमने क्या होना है, हमने ओपन एंड हानेस्ट, ओपन एंड हानेस्ट इसे कहते हैं कि अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप ओपनली उसे बताया करें, ताकि उसकी जो डिजीज़ है उसकी केयर किस तरह हो रही है, तो ये तमाम चीज़ों से वो पर्सन खुद जो है उसको इन बारे में इल्म हो, सही है। ताकि हमारे पास अगर कोई गलत हमसे प्रैक्टिस हो जाता है या कोई गलती हो जाती है पेशेंट से, तो हमें चाहिए कि बर वक्त उस पर्सन को हम बताएं हानेस्टली के साथ, ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये उसका हक है और ये प्रोफेशनल नर्स की एक वैल्यू है। Nurse professional values are acquired during socialization into nursing from codes of ethic, nursing experience, teacher and peer। तो क्या है कि हमारे पास एक नर्स में प्रोफेशनल वैल्यूज़ कब आएगी? प्रोफेशनल वैल्यूज़ क्या है कि बी काइंड, बी हानेस्ट, टीम वर्क हमारा होना चाहिए, पेशेंट को हमने केयर प्रोवाइड करनी है, पेशेंट की डिग्निटी का ख्याल रखना है, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है, उसको हमने होलिस्टिक और पेशेंट सेंटर केयर प्रोवाइड करनी है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं प्रोफेशनल वैल्यूज़ एक नर्स की। तो ये प्रोफेशनल वैल्यूज़ नर्स कैसे सीखता है? ये सोशलाइजेशन से, डिफरेंट लोगों से जब उसका वास्ता होता है, ये जो नर्सिंग के कोड्स ऑफ एथिक्स हैं, नर्सिंग की जो कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने हमारे लिए कहें जो एक्सपोज किए, तो ये उसको फॉलो करेगा। जो नर्सिंग जो उसका एक्सपीरियंस होता है, ये उसको देख के टीचर्स, पीर्स वगैरह जो उसके फ्रेंड है, तो ये तमाम जो उसकी कोड्स ऑफ एथिक्स हो गए, सोशलाइजेशन हो गई, उसकी नर्सिंग एक्सपीरियंस हो गया, टीचर्स और फ्रेंड हो गए, इन तमाम में रह कर जो है वो फिर क्या करता है, वो नर्सिंग प्रोफेशनल वैल्यूज़ एक्वायर्ड करता है। तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग आइडेंटिफाइड 5 वैल्यू एसेंशियल फॉर द प्रोफेशनल नर्स। अच्छा, ये हमारे पास जो AACN है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उन्होंने 5 वैल्यूज़ प्रोफेशनल नर्स के लिए 5 वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाइड की। तो ये आप MCQs के लिए याद रख ले, एल्ट्रुइज्म, ऑटोनॉमी, ह्यूमन डिग्निटी, इंटीग्रिटी एंड सोशल जस्टिस। तो ये क्या किए, इसको आइडेंटिफाई किया है AACN ने 1998 में। तो आप इसमें MCQs के लिए इसको याद रख ले। अब हम पढ़ते हैं कि ये वैल्यूज़ कौन कौन से हैं। Altruism. Altruism is concern for the welfare and well-being of other. In professional practice, altruism, अच्छा कहते हैं altruistic behavior, altruism, कि आप जब किसी दूसरे की बेहतरी के लिए कोई काम करते हैं, किसी दूसरे के फायदे के लिए कोई काम करते हैं, आपका चाहे उसमें कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन आपको उसमें नुकसान भी नहीं होना चाहिए। आप न्यूट्रल होते हैं या आपका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन उस पर्सन का ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर जब आप किसी और पर्सन की वेलबींग के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए, उसकी केयर हेल्थ के लिए अगर आप कोई काम करते हैं, तो ये आ जाते हैं एल्ट्रुइज्म में। इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस एल्ट्रुइज्म इज रिफ्लेक्टेड बाय द नर्स कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ पेशेंट वी अदर नर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। और प्रोफेशनल नर्स में ये वैल्यू होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए एल्ट्रुइस्टिक की, कि उसमें क्या होगा कि वो इस चीज़ को अहमियत देगा, वैल्यू देगा कि मैंने एक पेशेंट की भी केयर करनी है, मैंने पेशेंट को फ़ायदा पहुंचाना है, जो मेरे साथ मेरे टीम मेंबर हैं, मेरे साथ मेरे स्टाफ मेंबर हैं, उनकी भी मैंने केयर करनी है, मीन्स उसका भी ख्याल रखना होगा, जो उनकी मैंने कदर करनी है, उनकी मैंने हेल्प करनी है। तो ये आ जाते हैं हमारे पास एल्ट्रुइस्टिक वैल्यू ऑफ नर्स में आ जाता है। सेकंड हमारे पास है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी हमारे पास यहाँ पे भी आते हैं, ये एथिकल भी हैं, एथिकल प्रिंसिपल में आते हैं। ऑटोनॉमी कहते हैं कि हर इंसान की अपनी मर्जी है कि वो कोई भी जायज़ काम अपनी मर्जी से कर सकता है। तो ऑटोनॉमी इज़ द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये हमारे पास सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है, खुद हक जिसे कहते हैं, कि हर इंसान जो है वो उसे मर्जी, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी काम कर सकता है, ये उसका बेसिक राइट है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट ऑटोनॉमी व्हेन द नर्स रिस्पेक्ट्स पेशेंट राइट टू मेक डिसीजन अबाउट देयर हेल्थ केयर। तो ये ऑटोनॉमी जो है ये नर्सिंग फील्ड में नर्स को भी हासिल होती है, पेशेंट को भी हासिल होती है,
कि हर पेशेंट्स की ये ऑटोनॉमी हासिल है, उनको ये हक हासिल है कि वो अपने केयर, अपनी हेल्थ के हवाले से कोई भी डिसीजन ले सकता है और ये हक नर्स को उस पेशेंट को देना होता है। ये प्रोफेशनल वैल्यू है। इसके बाद ह्यूमन डिग्निटी आता है। ह्यूमन डिग्निटी इज रिस्पेक्ट फॉर द इनहेरेंट वर्थ एंड यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन। तो ह्यूमन डिग्निटी इसे कहते हैं कि हर इंसान, चाहे वो गोरा हो, काला हो, जो भी हो, जिस कलर का भी हो, जिस मज़हब से भी, हर इंसान का अपना एक वजूद होता है, हर इंसान की अपनी एक अहमियत होती है। हर इंसान क्या है, हर इंसान की अपनी एक अहमियत, एक स्टेटस होता है। तो हमने उनका रिस्पेक्ट करना है कि अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम पेशेंट को ऐसा नहीं कि हम कहते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर नहीं है तो हम उसकी केयर नहीं करें, नहीं, बल्कि हर इंसान की अपनी जगह पे अपना एक स्टेटस होता है, पोजीशन होती है, एक इज्जत होती है, एक अहमियत होती है, तो हमने उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। In professional practice, human dignity is reflected when the nurse values and respects all patient and colleague। और जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसमें ये वैल्यू किस तरह होती है कि जब नर्स पेशेंट्स की वैल्यूज़, उसके पेशेंट्स की वैल्यूज़ और उसकी डिग्निटी का, उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट्स है, उसके जो ख्वाहिशात वगैरह हैं, जब उसकी रिस्पेक्ट करता है और वो जो वहाँ पे कोई कुलीग्स वगैरह होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करता है, तो फिर ये हमारे पास ह्यूमन डिग्निटी की वैल्यू उस पर्सन में, उस नर्स में होती है। इसके बाद आ जाते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद अप्रोप्रिएट कोड ऑफ एथिक्स एंड एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस। देखो ये मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, हमारे पास कोड्स ऑफ एथिक्स है, एथिकल्स के प्रिंसिपल हैं, जिसमें हमारे जो आगे स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पता चल जाएगा कि उसमें हमारे पास नर्सिंग में जो कोड ऑफ एथिक्स यूज़ होते हैं या वैसे भी कि हमने बेनिफिसेंस रहना है, लोगों की केयर प्रोवाइड करनी है, लोगों की हमने हेल्प करनी है, उनको नुकसान हमने नहीं पहुंचाना। नॉन बेनिफिसेंस, लोगों को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी, हम जो लोग हमसे कोई बात करे, कोई वादा हमसे करे तो हमने उसका प्रॉमिस को कीप रखना है, हमने उस प्रॉमिस को एक्सपोज या किसी पर्सन की बताई हुई बातों को हमने उसकी इजाज़त के बगैर किसी और को नहीं बतानी। एडुकेसी हम इसमें आती है, जस्टिस वगैरह सब आता है। तो क्या होता है कि जब भी हम कोई भी प्रैक्टिस परफॉर्म करें वो कोड ऑफ एथिक और इस तरीक़ों से हो कि वहाँ एक्सेप्टेड हो, जो स्टैंडर्ड तरीके हैं उसके मुताबिक हमने लोगों को केयर भी प्रोवाइड करनी है और कोड ऑफ एथिक्स के मद्देनजर रखते हुए हमने पेशेंट की केयर करनी है। तो ये फिर हमारे पास इंटीग्रिटी की वैल्यू हम में आ जाती है। Integrity is reflected in professional practice when the nurse is honest and provide care based on ethical framework that is accepted within the profession। और नर्सिंग प्रोफेशन में इंटीग्रिटी की वैल्यू कहाँ पे हमें नजर आती है कि पेशेंट के नर्सिस जो है वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती हैं जो उनके इथिकल फ्रेमवर्क के मुताबिक हो। किस तरह कि वहाँ पे प्राइवेसी का भी ख्याल हो, वहाँ पे इज़्ज़त का भी ख्याल हो, वहाँ पे उसकी जो है फिज़िकल इंजरी वगैरह भी ना हो, वहाँ पे उसी किसी किस्म की कोई भी तकलीफ़ वगैरह ना हो। तो जब इसके मुताबिक आप प्रैक्टिस करते हैं, आप केयर प्रोवाइड करते हैं, देन तो आप क्या होते हैं, आप में ये इंटीग्रिटी की वैल्यू होती है। इसके बाद सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इज़ अपहोल्डिंग मॉरल, लीगल एंड ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल, कि जब आप में इखलाक, आप लीगल तरीके से, आप ह्यूमनिस्टिक किसे कहते हैं कि आप लोगों की कदर करें, उनकी इज्जत करें, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह का ख्याल रखें। तो जब आप इसके मुताबिक इन चीज़ों को जब आप वैल्यू देते हैं, अहमियत देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाते हैं सोशल जस्टिस में। इसमें दिस वैल्यू इज़ रिफ्लेक्टेड इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस व्हेन द नर्स वर्क टू नर्स ensure equal treatment under the law and equal access to quality of health care। और नर्सिंग प्रोफेशन में हम ये वैल्यू किस तरह देखते हैं कि जब हमारे पास कोई नर्स पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है, किस तरह उसके इस तरह केयर प्रोवाइड करती है कि वो पर्सन वो उसको हासिल कर सकता है, उसमें उस पेशेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो,
इजीली वो उसकी तरफ एक्सेस कर सकता है, जो कानून के मुताबिक हो, हर पेशेंट के साथ इंसाफ किया जाए, तो ये फिर हमारे पास आ जाते हैं सोशल जस्टिस में। और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट वैल्यू है, ये क्या है हमारे पास कि हर नर्स में ये सोशल जस्टिस होना चाहिए। क्योंकि अक्सर जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो रिलेटिव्स को या हाई स्टेटस वालों को अहमियत देते हैं, लो स्टेटस या नॉर्मल लोगों को अहमियत नहीं देते। अक्सर जो हमारे पास इस तरह केसेस आते हैं तो ये फिर प्रोफेशनल हेल्थ केयर ये हमारे पास नहीं होते। तो ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें कि हमारे पास ये जो यहाँ से इन्होंने किए हैं कि प्रोफेशनल में इससे यहाँ से लेकर यहाँ के अगर ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो ये फिर हमारे पास इंटीग्रिटी है। यहाँ पे इन्होंने दिए कि ये हमारे प्रोफेशन में ये किस तरह रिफ्लेक्ट होते हैं, तो ये भी, तो ये जो आपके पास इस तरह सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि हमने पेशेंट की ये केयर प्रोवाइड करनी है, पेशेंट की इस चीज़ का हमने ख्याल रखना होगा, तो ये हमारे पास किस प्रोफेशनल वैल्यू में आता है। तो फिर आपको ये एमसीक्यूज़ के लिए याद होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर। अभी तक हमने पढ़ा प्रोफेशनल वैल्यूज, अब हम पढ़ते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर्स को। प्रोफेशनल बिहेवियर डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर्स, बिलीफ एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ अदर। ये हमें ये करता है कि हम कोई भी केयर प्रोवाइड करें एज अ नर्स, हम कहीं भी कोई भी केयर प्रोवाइड करें, क्या हो कि वो पेशेंट्स के कल्चर्स के मुताबिक हो, उसके बिलीफ के मुताबिक हो, और भी जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं हमारे पास उसके मुताबिक हो, लीगल हो, सोसाइटी के जो रूल्स हो हैं उसके मुताबिक हो, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ इथिक्स के मुताबिक हो। ये हमारे पास प्रोफेशनल बिहेवियर को शो करता है। दूसरा हमारे पास एडुकेट फॉर पेशेंट पार्टिकुलरली द मोस्ट वल्नरेबल। एडुकेसी हमारे पास प्रोफेशनल वैल्यूज हैं जो एक नर्स में होनी चाहिए कि अक्सर हमारे पास पेशेंट इस कंडीशन में होते हैं कि वो अपना हक नहीं मांग सकते, तो नर्स को अब पेशेंट का हक मांगना होगा। किस तरह, जो हमारे पास अक्सर बच्चे होते हैं या जो हमारे पास अनकॉन्शियस जो वल्नरेबल पॉपुलेशन हमारे पास होती है, फीमेल्स हो गई, बच्चे न्यूनेट्स वगैरह हो गए, तो उनके लिए क्या है, तो उनके लिए एडुकेसी करना पेशेंट्स के लिए ये प्रोफेशनल बिहेवियर में आता है जो कि हर नर्स में होना चाहिए। टेक रिस्क ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट्स एंड कुलीग। रिस्क किसे कहते हैं कि आप कोई चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई इस तरह का आपके पास ऑप्शन आ जाता है जो रिस्क होता है, तो उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कब कि अगर उसमें पेशेंट्स की कोई फ़ायदा हो या आपके कोलीग्स वगैरह का फ़ायदा हो, तो फिर उस कंडीशन में आप अपने फ्रेंड्स या पेशेंट के लिए कोई भी रिस्क हो वो एक्सेप्ट या कोई भी रिस्क आप ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर में। मेंटर अदर्स प्रोफेशनल्स, सही है। तो क्या है कि आप जो बाकी जो प्रोफेशनल है आप उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह को नोट करें, आप उनसे सीखें या आप उनको सिखाएं, तो ये भी प्रोफेशनल बिहेवियर है। प्लान केयर इन पार्टनरशिप विद पेशेंट, कि जब भी आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड करें, देखो जब हमारे पास वो केयर जिसमें पेशेंट आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ इन्वॉल्व होता है तो वो फिर जल्दी वो पेशेंट रिकवर होता है और अच्छे तरीके से उसकी केयर होती है। तो क्या होते हैं कि जब आप किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं तो इन पार्टनरशिप आप उसको केयर प्रोवाइड करें, कि आप जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें आप और वो पेशेंट दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए, और ये हमारे पास प्रोफेशनल बिहेवियर है। Honor the right of patient and family to make decision about health care। और जो पेशेंट्स के राइट्स हैं, जो उसके फैमिली के राइट हैं कि वो अपने पेशेंट या पेशेंट खुद अपने बारे में कोई भी डिसीजन ले सकता है, वो किसी भी केयर से है उससे इनकार कर सकता है, वो किसी भी मेडिकेशन से इनकार कर सकते हैं या कोई भी मेडिकेशन वो ले सकते हैं। तो ये उसका जो राइट्स हैं, अगर हम ये राइट देते हैं तो ये भी हमारे पास प्रोफेशनल बिहेवियर में आता है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सो पेशेंट कैन मेक इन्फॉर्म चॉइसेस। इन्फॉर्म चॉइसेस किसे कहते हैं कि जब भी आप किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करें उसको जो भी आप उसको प्रोसीजर परफॉर्म करें तो उससे पहले उस पर्सन से हम राय ले लेते हैं, उस पर्सन से हम एक इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म फिल करते हैं जिसमें उसकी मर्जी शामिल होती है। तो हमने क्या करना है कि हमने पेशेंट को उसके हेल्थ के हवाले से फुल बाय फुल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। जब उसको अपने हेल्थ बारे में फुल इंफॉर्मेशन होगी तो वो अपने बारे में सही से डिसीजन भी ले सकेगा और आपको इन्फॉर्म कंसेंट भी सही से फिल करेगा। लेकिन अगर एक पर्सन है वो जो है उसको किसी चीज़ का पता नहीं है कि मुझे किस चीज़ की ट्रीटमेंट दी जा रही है, तो वो अपने बारे में किस तरह फैसला कर सकते हैं, लिहाजा ये हमने उसको प्रोवाइड करना है।
प्रोवाइड कल्चरली कॉम्पिटेंट एंड सेंसिटिव केयर। देखो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस है हमारे पास, डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरीके से केयर प्रोवाइड किया जाता है। तो आप 6 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी। तो उसमें ये तमाम चीज़ें आप पढ़ेंगे कि हमने कल्चर कॉन्ग्रुएंट या कल्चर रिलेटेड हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है, केयर प्रोवाइड करनी है। किस तरह कि हमारे पास जो हिंदू की बात हम करें तो वो गाय का गोश्त नहीं खाते, सही है। तो जब हम उसको केयर प्रोवाइड करते हैं तो हमने ये चीज़ उसको फिर नहीं बतानी होगी कि आपने ये काम नहीं करना, उसको हम मजबूर नहीं कर सकते। कुछ हमारे पास इस तरह मजहब है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को एक्सेप्ट नहीं करते। आई थिंक यहूदी मज़हब है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो सही नहीं समझते। तो फिर हमने क्या करना, तो हमने उसके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है। तो पेशेंट को उस कल्चर के मुताबिक सेंसिटिव केयर जब आप प्रोवाइड करते हैं तो ये भी आपके प्रोफेशनल बिहेवियर में आता है। प्रोटेक्ट द पेशेंट प्राइवेसी, ये तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपको पता भी होगा कि पेशेंट की प्राइवेसी होती है कि जब आप कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, कोई कैथेटराइजेशन करते हैं या उसके क्लॉथ वगैरह चेंज करना या इस तरह कोई भी सर्जरी है, तो उसमें या पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन होती है तो आप उसको लीक नहीं करेंगे, आप उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे। प्रिजर्व्स the confidentiality of patient and health care provides। confidentiality किसे कहते हैं कि जब पेशेंट आपको कोई बात बता दे और आपको कहे कि प्लीज़ आप ये बात किसी से ना कहें, तो ये आप पे लाजिम है कि आप जो है उस पर्सन की बात का मांग रखेंगे, आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, सही है। डिज़ाइन केयर विद सेंसिटिविटी टू इंडिविजुअल पेशेंट नीड। जब भी हम पेशेंट्स की केयर डिज़ाइन करें, उसके बाद कोई मशवरा करे, कोई डिसीजन ले, तो वो कहें तो वो पेशेंट नीड के मुताबिक हो। हम कोई भी इस तरह डिसीजन ले तो वो इसलिए कि उसमें से उस पेशेंट की नीड पूरी ना हो, ऐसा ना हो कि उससे पेशेंट्स की कोई नुकसान हो, या कोई इस तरह हम मशवरा करें कि उससे पेशेंट की नीड पूरी नहीं होती, वैसे हम पेशेंट को ख्वार करते हैं, तो नहीं, ऐसा हमने नहीं करना होगा। प्रोवाइड हॉनेस्ट इंफॉर्मेशन टू पेशेंट एंड द पब्लिक, और पेशेंट और पब्लिक को जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमने ईमानदारी के साथ उसको इंफॉर्मेशन देनी है, उसके साथ हमने हॉनेस्ट रहना है, उसको कोई भी झूठ, कोई भी गलत बयानी उसके सामने हमने नहीं करनी। डॉक्यूमेंट केयर एक्यूरेटली एंड हॉनेस्टली, हम जो भी केयर प्रोवाइड करें उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखें, जो हमारे पास सबूत हो, लेकिन गलत नहीं लिखना कि अगर हमसे कोई गलती भी होती है, ऊंच नीच आती है, वो तमाम चीज़ें हमने एक्यूरेट एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी। किसी भी वजह से हमने उसमें डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलत बयानी वगैरह नहीं करनी चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी फॉर ओन एक्शन, सपोर्ट फेयरनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द डिलीवरी ऑफ केयर, सही है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हम कोई एक्शन करें तो उसके लिए हम खुद अकाउंटेबल हों। इस तरह ना हो कि एक एक्शन मैंने किया और वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई और मैं किसी और को ब्लेम करूं, नहीं। जो भी काम आप करते हो, जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, तो फिर आपने उसके लिए अकाउंटेबल भी और रिस्पॉन्सिबल भी रहना है, सही है। इसके बाद जो फेयरनेस है, जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन कंसेप्ट हैं कि हर एक पेशेंट को हमने इक्वल केयर प्रोवाइड करनी है, हर एक पेशेंट को उसके हक के मुताबिक हमने उसके नीड्स पूरे करने हैं, इसमें हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। प्रमोट यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर, यूनिवर्सल एक्सेस किसे कहते हैं कि हम वो तमाम बेसिक्स हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं वो हर एक शख्स के लिए मुहैया करें, ताकि कोई भी पर्सन हमारे पास हो, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी तबके से हो, जो हमारे पास आम पब्लिक के लोग होते हैं, वो तमाम लोग का एक्सेस हो किसके लिए, हेल्थ केयर नीड लेने के लिए, अपनी हेल्थ केयर नीड पूरी करने के लिए हर एक पेशेंट, हर एक पर्सन का क्या हो गया एक्सेस, ये हमने प्रमोट करना है। इनकरेज लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी कंसिस्टेंस विद द एडवांसमेंट ऑफ नर्सिंग केयर एंड हेल्थ, हम कोई भी पॉलिसी बनाएं लेकिन वो इस हमारे पास हो, इसके मुताबिक हो कि उससे पेशेंट्स की नीड्स पूरे हो, उसको केयर मिल सके। और इस तरह जितनी भी पॉलिसी वगैरह हैं जो पेशेंट केयर के लिए बने हैं, तो हमने उसको फिर सपोर्ट करना होता है।
ये हमारे पास कुछ इथिकल कंसिडरेशन है जिसको हम वैल्यू भी देते हैं और जो हम नर्सिंग प्रैक्टिस में इसको मद्देनज़र रख के अपने प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं। जिस तरह हमारे पास आ जाता है जस्टिस एंड इक्वलिटी, कि हमने जस्टिस और इक्वलिटी के साथ काम लेना होगा, हमें हर पर्सन को उसके हक देना होगा, किसी के साथ हमने ज़्यादती नहीं करनी। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं। रिलेशनशिप टू पेशेंट, पेशेंट के साथ आपका एक रिलेशन होना चाहिए जिसमें आप वो पेशेंट आपके साथ उसकी जितनी भी हेल्थ केयर नीड है वो भी आपके साथ डिस्कस करें और जो इशू है वो भी आपको डिस्कस करें। नेचर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, किसी पर्सन को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तो उसका नेचर क्या है, वो प्रॉब्लम क्यों है, कैसे है, तो इसके बारे में आपको जानना लाजमी होगा। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, हर इंसान की क्या है, हर इंसान की अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, अपना एक स्टेटस होता है, तो हमने उसकी भी केयर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद हमारे पास प्रोफेशनल बाउंड्रीज होती हैं कि विद इन दोज बाउंड्री हम कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर उन बाउंड्री से हम जाते हैं तो वो एक्टिविटी हमारी प्रोफेशनल नहीं कहलाती, बल्कि उसमें हमारे पास मिस्टेक्स वगैरह आते हैं। तो ये जितनी भी एथिकल प्रिंसिपल जो है इसमें बहुत से हमने पढ़ लिए। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एमंग नर्सिस, जो कि हमारे पास एक कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एमंग नर्सिस है कि नर्सिस में जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हमारे पास होते हैं, कन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं कि जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं ये क्या करने, तो फिर हमारे पास आ जाते हैं कन्फ्लिक्ट्स में। तो ये भी एथिकल प्रिंसिपल है, इसका भी हमने ख्याल रखना होगा। ये तमाम एथिकल प्रिंसिपल आप फिर पढ़ लें। ये हमारे पास इस यूनिट्स की समरी है। क्या है कि हमारे पास जो है वैल्यू जो है वो उसको हम सीखते हैं, जो हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं फ्रेंड्स वगैरह, उससे हम वैल्यूज़ वगैरह सीखते हैं। इस तरह डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट बिलीव्स हमारे पास होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के मुताबिक हमने लोगों को केयर प्रोवाइड करनी है। उनके बिलीफ, उनके कल्चर्स, उनके वैल्यू, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके इन्वायरमेंटल तमाम चीज़, उसके रिलीजन वगैरह तमाम का ख्याल रख के हमने पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करनी है। तो ये हमारे पास इस वीडियो जो है यूनिट का सेकेंड पार्ट था। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, आप थ्रू कमेंट हमें बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को। ओके, थैंक यू।